बच्चों, हम जानते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम उसके प्रभाव का अनुभव कर पाते हैं और उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के चारों ओर इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को या किसी आवेशों के निकाय के वैद्युत क्षेत्र को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये एक आवेश के लिए भी हो सकता है, ये कई आवेशों के लिए भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो मैं एक बेसिक तरीके से आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना सिखाता हूँ। फिर उसके बाद जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दूरी जितनी कम होगी वैद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा होगा। जैसे E अनुक्रमानुपाती 1/r², तो r का मान ज़्यादा तो E का मान कम। तो अब जैसे इसके निकट बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र सदिश खींचना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र सदिश कैसा होगा? कुछ इस तरह से। हम जानते हैं धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किधर होता है? धनावेश से बाहर की ओर। तो ये इसके निकट बिंदु पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र सदिश खींच लिया। अब अगर हम इस बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र खींचें तो इस बिंदु पर भी हम वैद्युत क्षेत्र सदिश इस तरह से खींच सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ लंबाई वैद्युत क्षेत्र सदिश की ज़्यादा है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सदिश की लंबाई कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि सदिश की जो लंबाई होती है वो उस भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान ज़्यादा है तो इसका परिमाण ज़्यादा है, इसलिए हमने सदिश की लंबाई अधिक ली है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान कम है इसलिए हमने लंबाई कम ली है, लेकिन दिशा यहाँ भी बाहर की ओर है और यहाँ भी बाहर की ओर है। अगर हम इस बिंदु पर खींचें तो ये परिमाण और कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस बिंदु पर खींचना चाहें तो ऐसा, इस बिंदु पर परिमाण थोड़ा सा कम, इस बिंदु पर और कम। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने का। लेकिन आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरह से खींचने में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। जानकारी इससे पूरी मिल रही है, हमें परिमाण का भी पता चल रहा है और दिशा का भी पता चल रहा है। हर एक बिंदु पर आप इस तरह से वैद्युत क्षेत्र सदिश खींचकर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हो। ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक चित्रात्मक तरीका है। ठीक है। लेकिन आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचने के बजाय एक दूसरा तरीका इस तरह से लिया जाता है, एक सतत रेखाएं। इसमें आप देखते हैं ब्रेक है, रेखाओं के बीच में आपको एक गैप मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर एक सतत रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं, ऐसे। यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। किताबों में इस तरह से आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी क्योंकि जल्दी हमने खींच लिया इसको। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि यहाँ पर दिशा का मान तो पता चल रहा है लेकिन परिमाण कैसे पता चल रहा है? सीधी सीधी हमने रेखाएं खींच ली, यहाँ तो परिमाण भी पता चल रहा था, यहाँ परिमाण कैसे पता चलेगा? इस बिंदु पर परिमाण ज़्यादा है, इस बिंदु पर परिमाण कम है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व से। इसका क्या मतलब है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, परिमाण कैसे पता चलता है इसमें? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व से। और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व का मतलब क्या है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इस ग्राफ में, इस चित्र में आपको परिमाण पता चलता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व से। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है
कि अगर हम जिस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण जानना चाहते हैं उस बिंदु पर हम एकांक क्षेत्रफल, उसके चारों ओर एकांक क्षेत्रफल की एक सतह खींच देंगे, एक इमेजिनरी सतह। जैसे मान लीजिए आप इस बिंदु पर जानना चाहते हैं तो आप इसके चारों ओर एकांक क्षेत्रफल की एक सतह खींच देंगे। अब देखेंगे इससे कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, 3। अगर यही हम इस बिंदु पर निकालना चाहें और एकांक क्षेत्रफल की एक सतह खींचें तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर परिमाण ज़्यादा है और यहाँ पर परिमाण कम है, और यही तो हमें यहाँ भी पता चल रहा था और यही इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। तो जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज़्यादा है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ई का मान अधिक होगा, और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई का मान कम है वहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। बच्चों अब देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से खींची जाएंगी। तो सबसे पहले एकल धनावेश, एकल ऋण आवेश, फिर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के 2 आवेश देखते हैं। तो सबसे पहले एकल धनावेश की अगर हम बात करें तो इसके लिए अभी आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना सीख चुके हैं। इस तरह से धनावेश से प्रारंभ होकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त हो जाएंगी। ये हो गया एकल धनावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। एकल ऋण आवेश के लिए क्या होगा, अनंत से आकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। इस तरह से एकल धनावेश में धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो रही हैं, एकल ऋण आवेश में अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। अब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे एक धनावेश यहाँ पर हो और एक ऋणावेश यहाँ पर हो, उतना ही दोनों पे धनावेश और ऋणावेश बराबर बराबर है, या इसको मैं लिख देता हूँ +q और -q। ठीक है, तो क्या होगा, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से ये समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के 2 आवेश हैं, +q -q। इसमें क्या होगा, धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। अब उसके बाद बात आती है समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश। जैसे मान लेते हैं कि एक +q यहाँ पर रखा है और दूसरा +q यहाँ पर रखा है, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, दोनों से ही निकलेंगी और अनंत पर समाप्त होंगी। और यहाँ पर एक ऐसा बिंदु भी आपको मिलेगा जहाँ से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही होगी। इसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। इस +q के कारण एक ऐसा बिंदु यहाँ पर हमको मिलेगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ से कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर नहीं रही होती है। मान लीजिए कि आवेश एक है +2q और एक है -q, है ना। प्रकृति विपरीत है और परिमाण भी अलग अलग है। इसमें क्या होगा कि क्षेत्र रेखाएं +2q से ज़्यादा निकलेंगी लेकिन -q पर जाएंगी कम। इसको बना लेते हैं डायग्राम। इस तरह से आप देखेंगे +2q से क्षेत्र रेखाएं अधिक संख्या में निकल रही हैं, कुछ उसमें से ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं लेकिन कुछ अनंत पर जाकर समाप्त हो रही हैं। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर संख्या धन आवेश +2q से ज़्यादा है और -q पर समाप्त होने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है। ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बच्चों अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की,
तो 4 प्रमुख गुणों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। पहला गुण ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो एक गुण आप ये लिख सकते हैं, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर। यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली। यहाँ पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे तो वैद्युत क्षेत्र सदिश जो है E, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। कहीं पे भी आप खींच लीजिए, यहाँ पर आप खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ पर आप खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हो गया आपका दूसरा गुण। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कई बार ऑब्जेक्टिव में और अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। और क्यों नहीं काट सकती हैं? क्योंकि जब ये किसी बिंदु पर काट देंगी तो उस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा मिल जाएगी। जैसे अब इस कटान बिंदु पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम इसके लिए देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, इसके लिए देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। तो क्या एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो सकती हैं? नहीं, वैद्युत क्षेत्र की एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा पॉइंट ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। इसका क्या मतलब है? आपने मैग्नेट में 10th क्लास में देखा होगा, थोड़ा सा आपको याद होगा। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाती हैं और फिर अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ तक जाती हैं। तो ये क्लोज लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? बंद लूप बनाती हैं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कहीं कितना भी नजदीक 2 आवेश आप रख दें, ठीक है, धन आवेश से निकलकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, लेकिन ऋण आवेश से यहाँ पर धन आवेश की ओर नहीं जाएंगी। तो ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र बंद लूप बनाती है। तो ये 4 गुण हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के।